अब देखो, इससे मैंने आपकी बहुत अच्छे तरीके से दोस्ती करा दी है, बहुत अच्छे तरीके से दोस्ती। मतलब कैसी दोस्ती? एक तरह की वैसी दोस्ती करा दी जैसे गली में क्रिकेट खेलने वाले बच्चों की दोस्ती होती है। पढ़ने की चाहत पैसों ने तबाह। Hello buddies, this is your chemistry fellow Rohit Pandey on the channel Mr. Problem Need. This is our so late revised video. So today we will talk about our concept, the laws of chemical combination. So now we will start our chapters, the law of combination chemical. The first topic is law of conservation of mass. Before starting the topic law of chemical combination, I will tell you that law of combination has four type of laws. 1, 2, 3, 4 and the last law is fifth law. 5 type of laws. The first law is law of conservation of mass. This concept is repeated on the mass concept. The mass is neither be created or not be destroyed. I will talk you deeply in this concept in this video. So the second is law of definition proportion, and the third is law of multiple proportion. The fourth is Avogadro law, and the fifth is law of Gay-Lussac theory. So today we will talk about these 5 laws. So I will teach you about these 5 laws in this video. तो अब हम शुरू करेंगे अपना जो पहला टॉपिक है वो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। सबसे पहली वीडियो में एक बात हुई थी मास और वेट के बारे में। जिस बंदे को कमेंट में जरूर डालना कि मास और वेट में क्या डिफरेंस है, ठीक है। मास का मैंने आपको बताया था कि मास क्या होता है। मास हमेशा कांस्टेंट रहता है और वेट अलोंग विद ग्रेविटी के वर्क करता है, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ का मतलब है नियम और कंजर्वेशन का मतलब है संरक्षण। तो इसका है मास के द्रव्यमान के संरक्षण का नियम हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसको मैं पढ़ाता हूँ आपको बड़े ही अच्छे तरीके से। तो सबसे पहले देखो, अगर आप कोई भी चीज पढ़ रहे होते हैं ना, किसी भी आदमी से अगर आप दोस्ती करते हो तो सबसे पहले आप क्या जानते हैं? उसका नाम, उसके पिता का नाम। तो अब हम किससे दोस्ती कर रहे हैं? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास से। तो वैसे ही आज मैं आपकी दोस्ती करवाने वाला हूँ इस टॉपिक से, जो टॉपिक है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ऐसी 5 टॉपिकों से मैं आपकी दोस्ती कराऊंगा और आपको बहुत अच्छे से दोस्ती करनी है, बहुत ही डीपली इनके बारे में जानना है, क्योंकि आपका असली दोस्त वही होता है जिसके बारे में आप बहुत डीपली जानते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम पहले टॉपिक से दोस्ती करते हैं जो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। मैंने बोला कि अगर आप किसी से दोस्ती करते हैं तो आपको उसके पिता का नाम जानना जरूर होता है। तो सबसे पहले मैं आपको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के पिता का नाम बताता हूँ और वो उसका जन्म बताता हूँ। आपको उसका बर्थडे भी जानना बहुत जरूरी होता है। आपका दोस्त है, आप उसका बर्थडे जानोगे तभी तो आप उसको बर्थडे के दिन सरप्राइज होगे ना, सीधी बात है। तो तब मैं आपको इसका बर्थडे भी बताऊंगा, इसके फादर का नाम भी बताऊंगा। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, बहुत सारी कंबस्टन रिएक्शंस हुई थी। जब बहुत सारी कंबस्टन रिएक्शंस को 1789 में लैब में रिएक्टेंट के प्रोडक्ट बनाए गए थे, तब एंटोनी लेवेसियर नाम के एक साइंटिस्ट थे, इसको हम कहेंगे इस दोस्त के पापा। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के जो साइंटिस्ट थे एंटोनी लेवेसियर। एंटोनी लेवेसियर ने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का कॉन्सेप्ट दिया था। और कब दिया था? बर्थडे कब है? 1789। तो इस चीज को कैसे याद करना है? आपका दोस्त है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, इसके पापा हैं एंटोनी लेवेसियर और इसका बर्थडे है 1789। क्लियर? अब बात करते हैं ये है क्या, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है क्या, ठीक है। तो अब हम इसकी बात करते हैं। तो अभी तक देखिए इतनी बात हो गई है। आपका दोस्त कौन है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। दोस्त के पापा की बात हो गई है, दोस्त के बर्थडे की बात हो गई है, ठीक है। अब बात आती है कि दोस्त काम क्या करता है, दोस्त की हैबिट्स क्या है, दोस्त के अंदर के फीचर्स क्या है। तो अब हम बात करेंगे इसका अंदर का मतलब, इसके अंदर की रियलिटी क्या है, इसके अंदर का डिस्क्रिप्शन क्या है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, मास मैंने आपको बता दिया है। मास क्या होता है? मास किसी भी चीज का कांस्टेंट नंबर ऑफ पार्टिकल्स का जो ग्राम प्रेजेंटेशन होता है उसे हम बोलते हैं मास, ठीक है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को जानने से पहले मैं आपको एक छोटी सी रिएक्शन बताऊंगा, छोटी सी रिएक्शन जो हर किसी को बचपन से ही। हम सब ऑक्सीजन अंदर लेते हैं, ठीक है, और बाहर इनटेक क्या करते हैं? CO2। तो इस CO2 को अगर हम ब्रेक कर देंगे तो वो बनता है C plus O2 is equal to CO2। इसको कोई बायोलॉजिकल प्रोसेस मत समझिए, अभी हम इसको एज अ केमिस्ट्री रिएक्शन के तौर पर पढ़ रहे हैं। तो C, कार्बन का मॉलिक्यूलर वेट 12, ठीक है। कितने बच्चों को ये भी याद नहीं होंगे अभी, क्योंकि याद ही नहीं किया किसी ने। ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर वेट, ऑक्सीजन के 1 मोल का मॉलिक्यूलर वेट 16, तो ऑक्सीजन के 2 मोल का मॉलिक्यूलर वेट कितना? 32, ठीक है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का टॉपिक आने वाला है, बहुत अच्छे से देखना इसको, बहुत अच्छे से। जो बंदा ये रिएक्शन को जान गया ना, जिस हिसाब से मैं बता रहा हूँ इसको मतलब इसके मॉलिक्यूलर रिप्रेजेंटेशन से, वो समझ लो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास उसका कहीं नहीं गया दिमाग से। दोस्ती बिल्कुल पक्की हो जाएगी कभी रुकेगी इसके साथ, ठीक है।
कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16 दूनी 32, 12 और 32 को जोड़ोगे तो कितना आएगा 44। ठीक है, ये कौन सी साइड है, लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में रिएक्टेंट का जो मॉलिक्यूलर सम का वेट आ रहा है वो है 44 ग्राम्स। ठीक है, अब प्रोडक्ट साइड ले लो, C प्लस O2 को मिक्स करके हमारा क्या बनता है CO2। CO2 का मॉलिक्यूलर वेट कार्बन का हमारा हो गया 12, ऑक्सीजन का यानी O2 का हमारा हो गया 32, 12 और 32 44। LHS इज इक्वल टू RHS। ठीक है, तो LHS बराबर हो चुका है हमारे RHS के। क्यों हुआ, मतलब LHS RHS के बराबर क्यों हुआ, बराबर क्यों नहीं आया? हो सकता था कि यहाँ अगर 44 ग्राम ले रहे हैं तो यहाँ 32 ग्राम भी हो सकता था। यही है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। जब साइंटिस्ट एंटोनी लेवेसियर ने मैंने बोला था बहुत सारी कंबशन रिएक्शन हुई थी तब जाके लॉ निकला था। जब उन्होंने एक नहीं दो नहीं बहुत सारी इन्फिनिटी मैनी कंबशन रिएक्शंस को जब उन्होंने देखा था, इन सब का मॉलिक्यूलर वेट निकाला था, इन सब की मॉलिक्यूलर वैलेंसी देखी थी, तब उन्हें पता लगा कि जो LHS होता है यानी लेफ्ट हैंड साइड यानी रिएक्टेंट साइड हमेशा प्रोडक्ट साइड के बराबर आती है मॉलिक्यूलर वेट रिप्रेजेंटेशन में। तो वहां से उन्होंने लॉ बनाया, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को हम थ्योरेटिकल तरीके से देख लेते हैं। अब देखो, इससे मैंने आपकी बहुत अच्छे तरीके से दोस्ती करा दी है, बहुत अच्छे तरीके से दोस्ती। मतलब कैसी दोस्ती, एक तरह की वैसी दोस्ती करा दी जैसे गली में क्रिकेट खेलने वाले बच्चों की दोस्ती होती है। पर अब इससे ऐसी दोस्ती करनी है कि ये आपके घर में भी आ सके, आपके परिवार वालों से भी मिल सके। इसका व्यवहार ऐसा बनाना है कि आपसे ऐसी दोस्ती हो जाए। ठीक है, तो ऐसी दोस्ती करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको थोड़ा थ्योरेटिकल बेसिस पे देखना पड़ेगा। थ्योरेटिकल बेसिस पे कैसे, अब हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को थोड़ा प्रोफेशनल तरीके से देखेंगे। अभी तक तो मैंने आपको टपोरी भाषा में समझा दिया कि CO2 का ये होता है मॉलिक्यूलर वेट, ये दोनों बराबर आए, इन्होंने ऐसा करा साइंटिस्ट में, इतनी रिएक्शन करी लैब में, तो ये सब हो गया। अब थ्योरेटिकल में देखो कैसे देखना है, आपको बताया मैंने मास, तो इसको थ्योरेटिकल में कैसे कह सकते हैं ना, थ्योरेटिकल फॉर्म कुछ नहीं है, 2 लाइन की इजी डेफिनेशन है, मास कैन नीदर बी क्रिएटेड और नॉर बी डिस्ट्रॉयड। मतलब मास को ना ही हम बना सकते हैं और ना ही हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। सीधी सीधी बात क्या है, मास। इस पेन का मास अगर 10 ग्राम है तो इसका ना मैं कुछ उखाड़ सकता हूँ ना आप कुछ उखाड़ सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसकी डेफिनेशन की। मैंने क्या बताई, मास कैन नीदर बी क्रिएटेड और नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी ओनली ट्रांसफर्ड फ्रॉम इट्स वन फॉर्म टू अनदर। क्या कहा मैंने, अच्छे से सुनना, मास कैन नीदर बी क्रिएटेड, ना ही आप मास को बना सकते हैं। मैं बोल रहा हूँ इस पेन का 10 ग्राम मास है तो इसको आप 25 ग्राम कर दो, कोई नहीं कर सकता, ऐसा हो ही नहीं सकता, है ना। पर अगर मैं कह रहा हूँ इस मास को, ये 10 ग्राम की पेन है, इसको कुछ ऐसा करो कि इसका 10 ग्राम से मास 5 ग्राम हो जाए, हो ही नहीं सकता। बस क्या हो सकता है, मैं ये कह सकता हूँ कि ये 10 ग्राम की अगर पेन है, 10 ग्राम की ये पेन है, इसके आप 5-5 ग्राम के 2 टुकड़े बना दीजिए। हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। अगर मैं इसको 2 भागों में बांट दूं तो 5 ग्राम का एक हो सकता है, 5 ग्राम में एक हो सकता है। इससे क्या कॉन्सेप्ट निकलता है, इजी कॉन्सेप्ट बता दिया मैंने। ये पेन का मास को हम ना कुछ कर सकते हैं और ना ही इसको बढ़ा सकते हैं, ना इसको कम कर सकते हैं, ना इसको बढ़ा सकते हैं। बस ये है कि इसको एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफर कर सकते हैं। यही है हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया होगा, क्योंकि मैंने आपको रिएक्शन के मेथड से भी समझा दिया है और थ्योरेटिकल मेथड से भी समझा दिया है। थ्योरेटिकल डेफिनेशन एक बार फिर बता देता हूँ, मास कैन नीदर बी क्रिएटेड और नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम इट्स वन फॉर्म टू अनदर। तो अब हम अपना दूसरा टॉपिक शुरू करेंगे जो है लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। अब बात करेंगे जो आपका दूसरा दोस्त मैं आपके लिए लाया हूँ, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। पहला वाला तो मैं अपनी तरफ से मानता हूँ कि मैंने आपको एकदम लंगोटिया यार बना दिया होगा। अब इसको भी आपका लंगोटिया यार बना दूंगा, बस वीडियो को एकदम ध्यान से देखना। ध्यान से क्या देखना है, इस लॉ को एकदम बढ़िया करके समझ लो, इसके साथ बढ़िया दोस्ती कर लो। साला केमिस्ट्री तुम्हारा कभी पीछा नहीं छोड़ी, पहले बता रहा हूँ। पर यह है कि अगर इन लॉज के साथ दोस्ती करी ना, केमिस्ट्री के लॉ, फॉर्मूले, केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल्स और केमिस्ट्री के जितने भी एक्सेप्शंस हैं, इनके साथ जिस बंदे की दोस्ती है ना, केमिस्ट्री उससे अपना पीछा छुटाने की सोचेगी हमेशा, पर वो केमिस्ट्री को हमेशा पकड़ के ले आएगा अपनी तरफ। ठीक है, बस आप लॉ को आराम से समझते रहो और ना आपको इन्हें बढ़िया करके समझाते रहिए। लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन आपके लिए जो नया दोस्त लाया हूँ, इसके पापा का नाम है जोसेफ प्राउस्ट और इसका बर्थडे आता है 1799 को। ठीक है,
मतलब कि ये जो लॉ है, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन या लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, भी बहुत सारी किताबों में लिखा हुआ मिलेगा आपको। तो ये हुआ था जोसेफ प्राउस्ट ने बनाया है 1799 में, ठीक है। तो लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन क्या कहता है? अब बात आती है लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन क्या है, इसके अंदर के फीचर्स क्या हैं, इस दोस्त के अंदर की बातें क्या है कि हम इससे दोस्ती करें, है ना। आप किसी की कोई एबिलिटी देख के तो उसके साथ दोस्ती करते हैं ना, तो इसकी ऐसी क्या एबिलिटी है कि आप इससे दोस्ती करें। तो इसकी एबिलिटी क्या है? अभी तक क्या बात चल रही थी, मास की चल रही थी कि C+O2 इसका पूरे का 44 आ रहा है, इसका जो प्रोडक्ट है CO2 इसका पूरे का 44 आ रहा है, तो ये दोस्त हो गया। हाँ ठीक है मेरा दोस्त बन गया। पर इसको मैं दोस्त क्यों बनाऊं? इसका तो साला मास भी बराबर नहीं आएगा। इसको दोस्त इसलिए बनाना है, इसके साथ दोस्ती इसलिए करनी है क्योंकि इसमें क्या होता है ना, जैसे आपका एक कंपाउंड है एथिल अल्कोहल C2H5OH, है ना, C2H5OH एथिल अल्कोहल। तो इसमें क्या है ना, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन क्या कहता है? तो जैसे मैंने बात करी कंपाउंड की, एक कंपाउंड है हमारा एथिल अल्कोहल, क्या है C2H5OH, ठीक है। ये कंपाउंड है एथिल अल्कोहल, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है। तो ये एथिल अल्कोहल किन 3 एलिमेंट से मिलकर बना है? कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। तो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन क्या कहता है कि अगर रिएक्टेंट में आपने 52% कार्बन ऐड करा है, 35% ऑक्सीजन ऐड करा है और 18% हाइड्रोजन ऐड करा है, ये एकदम कैलकुलेटेड डेटा है। आप ये मत सोचिए कि मैं अपने मन से बोल रहा हूँ 52, 35, 18, कैलकुलेटेड डेटा है। अगर आपने 52% कार्बन ऐड करा है और ऑक्सीजन को 35% ऐड करा है, हाइड्रोजन को 18% ऐड करा है, तो आपका इन तीनों रिएक्टेंट से मिलकर जो प्रोडक्ट बन रहा है वो प्रोडक्ट का परसेंटेज कंपोजिशन रहेगा 100%। इस 100% कंपोजिशन में से 52% कार्बन रहेगा, 35% ऑक्सीजन रहेगा और 18% हाइड्रोजन रहेगा। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है कि लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन या लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन ये कहता है कि जितना परसेंटेज कंपोजिशन आपका रिएक्टेंट साइड में रहता है, उतना ही परसेंटेज कंपोजिशन आपका प्रोडक्ट साइड में रहता है। ओके, तो इससे आपकी बढ़िया करके दोस्ती होगी। एक बार मैं इसको ब्रीफ में समझा देता हूँ। लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन आपका एक दोस्त है जिसके पापा का नाम है जोसेफ प्राउस्ट और इसका बर्थडे आता है 1799 में। इसके अंदर का फीचर ये है कि अगर if in any reaction the number of reactant has certain percentage composition, so the certain percentage composition will be applicable for the product side। इसका मतलब क्या है कि जितना परसेंटेज कंपोजिशन एलिमेंट का रिएक्टेंट साइड में है, उतना ही परसेंटेज कंपोजिशन एलिमेंट का प्रोडक्ट साइड में रहेगा। बात थोड़ा अटपटी लगेगी, पर अगर ये बात आपने अच्छे से समझ ली तो ये लॉ आप कभी नहीं भूल सकते हैं, ठीक है। तो इससे आपकी बढ़िया करके दोस्ती होगी। अब आपकी तीसरे बंदे से दोस्ती कराते हैं जो है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। अब हम बात करेंगे अपनी इस वीडियो के सबसे लास्ट टॉपिक की, वो है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, ठीक है। तो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, मल्टीपल का मतलब आप समझते होंगे कि बहुत सारा, मतलब एक से अधिक हो रहा है। तो इसमें क्या है, अगर दो एलिमेंट यानी अगर C+O कार्बन और ऑक्सीजन आपस में कंबाइन हो रहे हैं दो कंपाउंड बनाने के लिए, एक उन्होंने बनाया CO कार्बन मोनोऑक्साइड और एक उन्होंने बनाया CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, है ना। तो इसमें क्या होता है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन में कि अगर कोई दो एलिमेंट दो अलग कंपाउंड बनाने के लिए कंबाइन होते हैं, तो जो पहले कंपाउंड का एलिमेंट है और जो दूसरे कंपाउंड का एलिमेंट है वो एक सिंपल होल रेशियो में कंबाइन हो जाते हैं, ठीक है। सिंपल होल नंबर रेशियो, स्मॉल होल नंबर रेशियो में कंबाइन हो जाते हैं। जैसे इस ऑक्सीजन का क्या है 16, इस ऑक्सीजन का क्या है 32, तो ये क्या हो जाएगा 1/2, तो 2:1, ठीक है। तो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन क्या कहता है कि अगर दो एलिमेंट दो अलग अलग कंपाउंड बनाने के लिए आपस में कंबाइन हो रहे हैं, तो उनके जो कंपाउंड बन चुके हैं उनके आपस के मासेस का जो रेशियो होता है वो एक स्मॉल होल नंबर रेशियो में होता है। आई होप मैंने आपको आज 3 कॉन्सेप्ट समझाए हैं और ये 3 कॉन्सेप्ट आपको बड़े ही अच्छे से समझ में आएंगे। और हाँ, एक चीज और, इसको जॉन डाल्टन ने बनाया था। आपने एक डाल्टन एटॉमिक थ्योरी पढ़ी होगी, इसको जॉन डाल्टन ने बनाया था, यानी इसके पापा जॉन डाल्टन है और इसका बर्थडे आता है 1803 में, ठीक है।
तो आई होप आपको तीनों कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छे से समझ में आए होंगे और हम अगली वीडियो में आपको मिलेंगे कुछ नए इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के साथ। इस चैप्टर की जो एंडिंग टॉपिक्स है बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हैं, उनके साथ हम आपको मिलेंगे और आपको ये केमिकल कॉम्बिनेशन के टॉपिक बड़े ही अच्छे समझ में आएंगे। तो इन तीनों के साथ एक बार दोस्ती को रिवाइज जरूर कर लेना, तो आपको क्या होगा, इन लॉस को समझने में किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। अगर आपको किसी भी प्रकार की क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, हम आपके कमेंट का जरूर जवाब देंगे। थैंक यू।